नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड के खबरों की शुरुआत करते हैं। नैनीताल में राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नैनीताल को मेट्रोपॉल इलाके से 134 से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए जाने हैं। विरोध की आशंका को देखते हुए नैनीताल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में 5 कंपनी पीएससी, 80 सब इंस्पेक्टर, 150 महिला कांस्टेबल समेत सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी मौके पर तैनात है। नैनीताल में राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश और जिला प्रशासन के नोटिस के बाद हटाया जाना शुरू हो गया है। हालांकि शनिवार सुबह से जेसीबी मशीनों के द्वारा 134 से अधिक घरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। घरों पर बुलडोजर चलने से पहले अधिकांश लोगों ने अपने अपने घरों को खाली कर दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों को घर खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार दोपहर बाद से लगातार अतिक्रमणकारी अपने अपने घरों को खाली करने में जुटे हुए थे। आज सुबह करीब 7 बजे तक अधिकांश लोग अपने अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थान पर चले गए। तो यहां पर शत्रु संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। सुबह से ही यहां पर जेसीबी की कई मशीनें पहुंच चुकी हैं और घरों को यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो नैनीताल में राजा महमूदाबाद की कई शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। नैनीताल को मेट्रोपॉल इलाके से 134 से ज्यादा अवैध कब्जे फिलहाल हटाए जा रहे हैं। इसकी कार्रवाई की जा रही है। विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल सुबह से कितने ऐसे मकान हैं जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है और मौके पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, नैनीताल में शत्रु संपत्ति के खिलाफ एक बड़ा अभियान है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अतिक्रमण मुक्त जो अतिक्रमण हटाने और कब्जों को समाप्त करने का प्रयास है, उसी की दिशा में ये कार्रवाई की जा रही है। करीब 150 ऐसे निर्माण हैं जिसमें 120 के करीब अल्पसंख्यक मुस्लिमों के द्वारा किए गए निर्माण हैं और अन्य 30 परिवार ऐसे हैं जो दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म से आते हैं। जी। सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कार्रवाई चल रही है। कहीं भी कोई विरोध, हंगामा जैसी स्थिति नहीं है, जो कि जिला प्रशासन, विशेषकर जो पुलिस की तैयारियां रही, उनके लिए एक राहत की बात है। बिल्कुल। कितने बजे से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई और अभी कितना समय लगेगा, क्योंकि 134 से ज्यादा अवैध मकान बताए जा रहे हैं जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जहां पर करनी है, तो कितना समय लग सकता है इस पूरी कार्रवाई में? ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी और माना जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक सारी कार्रवाई संपन्न कर ली जाएगी। इसके बाद जो मलबा हटाया जाना है मौके से, उसकी कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। तो अन्य विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं करंट आग न फैलने पाए, और पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है कि अपने नाले खालों आदि को देखे और मलबे की व्यवस्था करे। तो इन विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल 7 बजे तक ये भी बताया जा रहा है कि अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को खाली कर चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी ऐसी संभावनाएं हैं कि कई घरों में लोग वहां पर मौजूद हो? क्या उनको अभी? हाँ जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व हाईकोर्ट में रिट हुई थी, इसके पक्ष में, इस निर्माण के पक्ष में इसे खारिज कर दिया गया था। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पूरी तरह सुनिश्चित किया कि किसी भी निर्माण में कोई व्यक्ति न हो, जनहानि हो जाए या कोई चपेट में आए। तो जब पूरा सर्च हो गया, इसके बाद इस कार्रवाई को शुरू किया गया। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया था सुदीप जी, एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, हाई कोर्ट में दरअसल राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि ऐसी संपत्तियां जो कब्जे हैं या शत्रु संपत्तियां थी, शत्रु संपत्ति उनको कहते हैं जब देश में बंटवारा हुआ तो जो लोग अपनी संपत्ति छोड़ कर गए दूसरे देश में या पड़ोसी देश में, तो उनकी जो संपत्तियां देश में रह गई वो शत्रु संपत्ति की कैटेगरी में आती हैं। ऐसी कई संपत्तियों पर कब्जे थे, लोग गलत तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करके उसे अपनी बताने का प्रयास करते थे, तो ऐसी संपत्तियों को। ठीक है सुदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आखिरकार क्या है शत्रु संपत्ति, अब इसकी लगातार जानकारी आपको दे देते हैं। राजा महमूदाबाद बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे और इस बीच आपको बता दें कि देश में जहां जहां राजा महमूदाबाद की संपत्ति थी वो शत्रु संपत्ति है और नैनीताल के मेट्रोपॉल में भी राजा महमूदाबाद की संपत्ति है
और यही वजह है कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आजादी के बाद से ही लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और इसी के साथ ही देश बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति है ये शत्रु संपत्ति, और इस पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। राजा महमूदाबाद बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जो वो शत्रु संपत्ति है उसमें लोगों ने अवैध कब्जा किया, अपना मकान बनाया। अब उस पर ही ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो बताया ये जा रहा है कि मेट्रोपॉल इलाके से 134 से ज्यादा अवैध मकान हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि 1-2 दिन का समय जरूर लग सकता है और बताया ये भी जा रहा है कि सुबह से ही ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी की कई मशीनें पहुंच चुकी हैं और देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी भी तरीके का विरोध ना हो इसको देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को भी इस दौरान तैनात कर दिया गया है। 7 बजे तक अधिकांश लोग अपने अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थान पर भी चले गए हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश आता है तो उसके बाद से ही लोग अपने घरों को खाली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई दफा हमने देखा है कि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्वक ढंग से फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और इस बीच लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, सुदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी, फिलहाल मौके पर कितने पुलिस बल की मौजूदगी है, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो। कितना फिलहाल यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट, एसपी सिटी हल्द्वानी, एडिशनल एसपी और दूसरे जिलों से भी कुछ फोर्स मंगाया गया है। इसके अलावा कई सब इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी और जवान तैनात किए गए हैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने के लिए कि ताकि कहीं से भी कोई विरोध जैसी स्थिति न होने पाए। इस स्थान से सटा जो इलाका है जिसमें हल्द्वानी में बीते दिनों हमने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण की खबर देखी, हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और 4 हफ्ते का समय आया। अब उस क्षेत्र पर भी पुलिस की निगाह है कि कहीं से भी कोई लोग विरोध न कर सकें और कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। लिहाजा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और बड़े अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। बिल्कुल सुदीप जी, एक बार ये भी समझाइए, क्योंकि यहाँ पर जो महमूदाबाद है उसकी ये शत्रु संपत्ति, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद ये शत्रु संपत्ति जिस पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया। अब सरकार इस पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई कर रही है। जी, पंकज भट्ट एसएसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। फिलहाल की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, क्या शांतिपूर्वक तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और फिलहाल कितने मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है? इसमें जो है पुलिस की और प्रशासन की तैयारियां पूर्व में कर ली गई थी। इसमें टोटल 2 सुपर जोन और 7 जोन बनाए गए थे, जिसमें एडिशनल एसपी और सीओ स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। इसमें टोटल 134 मकान थे, जिसमें 70% से ऊपर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है और उम्मीद है कि शाम तक ये पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाएगी। क्या सारे मकान खाली करवा लिए गए हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो वहां पर थे। हालांकि खबर निकलकर सामने ये भी आई कि 7 बजे तक काफी ऐसे लोग हैं जो अपना घर खाली कर चुके हैं। क्या अभी उन सभी घरों को खाली करा लिया गया है? निश्चित रूप से सुबह तक ये पूरे मकान जो है खाली करा दिए गए थे और उसके बाद ही जो है आपका प्रशासनिक और पुलिस की टीम ने जाकर के हर मकान का सर्च किया है और उसमें किसी का सामान तो नहीं छूटा है या कुछ अन्य चीजें तो नहीं रह गई हैं जी। उसको इंश्योर करने के बाद लाल निशान लगा करके उसके बाद जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई। जी, सुदीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। सुदीप जी। सर देखिए, क्या आप लोगों ने इसकी तैयारी की और ये कितना कठिन टास्क है, क्योंकि बीते दिनों हल्द्वानी रेलवे की जो भूमि प्रकरण था उसमें भी एक बड़ी एक्सरसाइज हुई, परंतु वो सारा मामला हालांकि कोर्ट चला गया। तो आज का चैलेंज, जो आज का टास्क था, कितना टफ था? निश्चित रूप से उसमें प्रशासन और पुलिस ने मिलकर लगातार 1 सप्ताह पूर्व से ही इसकी स्ट्रेटजी तैयार की थी और इसमें पुलिस द्वारा जो है 2 सुपर जोन और 7 जोन बनाए गए थे। समय पुलिस बल लगाया गया है इसमें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जेसीबीओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और इसमें 9 जेसीबी लगी हुई है। तो इसलिए इसकी प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियां पूर्व में लगातार मीटिंगों के माध्यम से हो रहा था। इसमें कई मीटिंगें हुई, जिलाधिकारी महोदया ने भी इसमें 2 मीटिंगें की थी। तो उसके आधार पर एक जो फुल प्रूफ तैयार किया गया प्लान, उसके आधार पर ये कार्रवाई की जाती है।
बिल्कुल पंकज जी, और यह लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं। फिलहाल क्योंकि अब स्थिति बिगड़े ना, इसके लिए पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है और कितने पुलिस बलों को तैनात किया गया है मौके पर? 6 कंपनी पीएसी लगी हुई है। इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी, 9 सीओज लगे हुए हैं। इसके अलावा 15 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। क्या आप संख्या बता सकते हैं कि कितनी ऐसी संख्या है अवैध अतिक्रमण की जिनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, और कितने समय पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी? ये 134 मकान थे जो चिन्हित किए गए थे। ये अभी 70% करीब पोर्शन इसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है और शाम तक इसको उम्मीद है कि पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। चमोली में बने एसटीपी में करंट से 16 लोगों की मौत के मामले में संचालक कंपनी की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने यह बताया है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। इस मामले में साफ तौर पर नमामि गंगे परियोजना में लगे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहां पर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें सबसे पहले मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा कायम होने के बाद इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो तथ्य सामने आए प्रारंभिक तौर पर, उसके तहत 2-3 लोगों का नाम प्रकाश में आया जिनकी गलती के कारण, मिस्टेक के कारण, तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इससे जो अन्य लोग भी हैं जो प्रकाश में आए उनके बयानात पर, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अरेस्ट करने के लिए भेजी जा चुकी है। करंट लगने से हुआ ये तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन दूसरे दिन जब वो गांव वाले इकट्ठे थे और उसके बाद पुलिस भी पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही थी, तो उस बीच में ऑपरेटर आया। उसने देखा कि यहाँ कैसी स्थिति है। उसको वहाँ प्रथम दृष्टया कोई करंट लगने का उसको साक्ष्य नहीं मिले, तो जाके लीवर ऑन कर दिया। थाना चमोली में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग भी हुए थे उनकी एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रमुख हस्तक्षेप से इसमें एक मुकदमा कायम हुआ था, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया और जिम्मेदारियों को तय करते हुए आज 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसमें एक महेंद्र जो लाइनमैन का काम करता था, जिसको ये बात संज्ञान में रहते हुए कि ये इस तरीके से पूर्व में दुर्घटना हुई है, उसके बाद भी उसने उस लाइन को जोड़ा। उसके बाद पवन चमोला जो इसका सुपरवाइजर था और तीसरा हरदेव लाल जो ई का काम करते थे। इन 3 लोगों को इसमें अरेस्टिंग की। विद्युत विभाग ने अपने उससे रहते हुए 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी वो अलग विषय है। हमारी विवेचना का ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। सुदीप जी, अब इस पूरे मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और वो कौन 3 लोग हैं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले चमोली में जो चमोली जिले के एसपी हैं प्रवीण सिंह डोभाल, उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी यानी आपराधिक लापरवाही पाई गई है कि यदि करंट में साइट पर करंट आया तो शटडाउन क्यों नहीं लिया गया, विद्युत आपूर्ति क्यों नहीं रोकी गई, अधिकारियों को क्यों नहीं सूचित किया गया और हर कोई इतना लापरवाह जिम्मेदार व्यक्ति कैसे रहता है। इसमें गिरफ्तारियों के बारे में मैं बताऊं तो जो पवन चमोला हैं, ये जो कंपनी निर्माण कर रही है इसकी साझा कंपनी के मौके के सुपरवाइजर हैं। एक महेंद्र सिंह जयपाल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये विद्युत विभाग के लाइनमैन हैं जिनके क्षेत्र में ये लाइन थी, ये बिजली के जो ट्रांसफार्मर था इनके क्षेत्र में था। इसके अलावा हरदेव आर्य हैं, ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, ये प्रभारी सहायक अभियंता हैं उत्तराखंड जल संस्थान के। इन 3 लोगों की शुरुआती चरण में गिरफ्तारी हुई है और इन तीनों लोगों की लापरवाही थी क्योंकि एसटीपी प्लांट जल संस्थान का प्रोजेक्ट हुआ और बिजली संबंधी काम ऊर्जा विभाग का हुआ और जो कंपनी है प्लांट की उसके सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो नियंत्रण रखें,
मौके पर मॉनिटरिंग रखें। और रात में यदि किसी की डेथ हुई थी, सूचना थी, तो मौके पर या कुछ ही देर बाद उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया ताकि लोगों तक ये सूचना पहुंचे और मौके पर विद्युत कट सके या विद्युत आपूर्ति रोकी जा सके। तो शुरुआती ये 3 गिरफ्तारियां हैं, हालांकि अभी विवेचना जारी है। जो एसपी हैं चमोली प्रवीण सिंह डोभाल, जिन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ किया है कि अभी जो पूरे मामले की विवेचना है वो जारी है और इनके बयान के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो चमोली एसटीपी प्लांट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पहले मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी बनी और अब ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये बताता है कि सरकार इस मामले पर कितना गंभीर है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से शुगर मिल प्रबंधक से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला शुगर मिल का ही पूर्व कर्मचारी निकला आरोपी ने रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन ना बढ़ाने को लेकर यह कदम उठाया था। शुगर मिल लक्सर के प्रधान प्रबंधक सत्यपाल सिंह से रजिस्टर्ड डाक से आपको बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 1 करोड़ की फिरौती की मांग करने और फिरौती ना देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की गंभीरता एवं घटना में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम आने से पूरे प्रदेश भर में चर्चित इस मामले को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के निर्देशन में स्पेशल टीमों का गठन किया गया था, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। में उत्तरकाशी में शुक्रवार देर रात भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी। उत्तरकाशी के पुरौला स्थित छाड़ा के पास बादल फटने से सड़क पर भारी मलबा आ गया है और मलबे की चपेट में कई गाड़ियां और कॉटेज भी आ गए हैं। सड़क पर चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तरकाशी के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में भी शुक्रवार देर रात पानी भर गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड और गंगनानी के पास मलबा और पत्थर आने के कारण बाधित है और वो एनएच बड़कोट मार्ग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी, फिलहाल की स्थिति क्या कुछ है और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ फिलहाल कार्य किए जा रहे हैं? जी देखिए, उत्तरकाशी जिले में देर रात जो भारी बारिश हुई है उसने पुरोला, गंगनानी और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी तबाही मचाई है और नदियों का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा है। कुछ स्थानों पर जो सड़कें हैं वो फट गई हैं और वाहन दबने के साथ ही मलबा एक इंटर कॉलेज में और कुछ घरों में भी गया है। देर रात से ही जो एसडीआरएफ की टीमें थी वो सूचना पर काम कर रही थी, परंतु भारी बारिश इतनी ज़्यादा थी कि जो मलबा आया उससे कई संपर्क मार्ग भी बंद हुए हैं। फिलहाल मौके पर मलबा हटाने, लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है और जल निकासी का भी प्रबंध किया जा रहा है। देखिए, मौसम विभाग ने आज और कल 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया है, उसमें उत्तरकाशी जिला भी शामिल है। लिहाजा उत्तरकाशी जिला प्रशासन जो समस्या हुई है गंगनानी, पुरोला के आसपास, उसके निस्तारण के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से जुटा हुआ है और एसडीआरएफ भी बहुत तेजी से काम कर रही है। चलिए, अब लगातार काम भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं। मानसून सीजन में लगातार हो रही तेज बारिश से पीपल कोठी में स्यूड़ मोटर मार्ग भूस्खलन होने से 1 सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है, जिसे खोलने के अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं भूस्खलन से एक गौशाला को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दशौली ब्लॉक के अंतिम दुरुस्त गांव स्यूड़ मोटर मार्ग लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लुडाऊ गांव के आगे भूस्खलन होने से 1 सप्ताह पहले ही बनचौरी में बंद हो गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोग गुस्से में हैं।
तो लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको चमोली से दिखा रहे हैं। पीपल कोटी के स्यूण मोटर मार्ग यहां पर बंद हो गया है और इसके चलते आवाजाही में समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। एक सप्ताह से बताया जा रहा है कि ये मोटर मार्ग बंद है। बहरहाल मार्ग खोलने के लिए अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास शुक्रवार रात को 2 बजे पेड़ गिरने से बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घंटों बाद मार्ग को खोला गया। मसूरी पुलिस के मुताबिक मौसम विभाग ने मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। ऐसे में सभी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। उत्तराखंड में शनिवार से 2 दिन मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि 22 और 23 को प्रदेश में कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम का जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में भी देर रात से भारी बारिश जारी है, जो कि रुक रुक कर कम भी हो रही है, परंतु बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी में बहुत तेज बारिश हुई है, जबकि उत्तरकाशी के गंगनानी में बादल फटने जैसी अतिवृष्टि हुई है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। कई कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में पानी घुसने के साथ साथ आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उन जिलों में भारी बारिश का असर भी दिख रहा है। शनिवार रविवार के बाद ही मौसम साफ होने के आसार हैं। भारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वहीं सरकारी कामकाज और निर्माण योजनाओं में भी ये बारिश अपना असर दिखा रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कांग्रेस महासचिव और कालाडूंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने महंगाई को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को कविता सुनाकर आईना दिखाया है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। पर कांग्रेस इल्जाम नहीं दे सकते हो। टमाटर और सब्जी ने सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने प्रदेश की जनता को यह नहीं बताया है। मारे जाएंगे आखिर यूं हम सब कब तक गफलत पर, कब जिम्मेदारी आएगी भाजपा वाली चौखट पर नाकामी। सितारगंज के बस्कर गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन गोष्ठी एवं लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो का उद्घाटन किया है। लाइव फॉडर हार्वेस्टिंग शो में पंजाब एग्रीकल्चर की तर्ज पर हार्वेस्टिंग एवं फार्मिंग मशीन की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित मशीनों की नई तकनीक को दर्शाया गया है। वहीं पशुपालकों के लिए अच्छी तकनीक की नई मशीनें, उच्च कोटि के आहार और अन्य तकनीकों को दिखाया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।